ज्योग्राफी है क्लास 10 का। ज्योग्राफी क्लास 10 10वीं का। और एक अनुरोध आप सबसे है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बार बार हम कहना भूल जाते हैं, तो अनुरोध है कि सारे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। एनसीईआरटी की पूरी किताब की पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, एक लाइन बाई लाइन करके, पूरे पीडीएफ से, ओरिजिनल पीडीएफ से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 ज्योग्राफी का 10वां, वन एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। स्रोत पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेप्चा लोक संगीत। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म, इस ग्रह माने पृथ्वी, सूक्ष्म जीवियों माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर बटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं, बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और हमें अस्तित्व के लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतया वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इसका पुनः सृजन करते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सब मिलके क्या है ना, मूल रूप से इसको समझने में क्या है कि चाहे मानव हो, ह्यूमन हो, बर्ड्स है, फोना, फ्लोरा एंड फोना जिसको बोलते हैं, जंगल, जमीन और जीव जंतु, फ्लोरा एंड फोना हो, या मिट्टी हो, सॉइल हो, मिट्टी हो, ये सब मिलके क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम कॉम्प्लेक्स है ना, जटिल। अब इसमें इन सबों की महत्वपूर्ण भूमिका है जिनका हमने अभी तक नाम लिया। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसमें वन भी शामिल है ना। फॉरेस्ट भूमिका निभाते क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं और इस पे सभी जीव निर्भर हैं। तो याद रखना है, वन जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हो या एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ हो, ये सब क्या है, प्राइमरी क्या है, उत्पादक है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। हमने उसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, 8वीं क्लास में हमने शायद पढ़ा हुआ इस बारे में, तो पीछे के वीडियो में आप देख लेंगे कि प्राइमरी कौन कौन है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, उससे जुड़े गतिविधियाँ, और वनों के उत्पाद जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। सभी जीवों का निर्भर इन्हीं पर होता है, प्राइमरी पर ही। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, चाहे वन्य जीवन हो या कृषि फसल, यह सब में काफ़ी विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र से गुत्थी हुई है। विविधताएं पाई जाती है, क्या इसका मतलब है कि वन अपने आप ही कई तरह का पेड़, कई तरह के पौधे और बहुत सारी चीज़ें, कि फसल में भी बहुत तरह का फसल, बहुत तरह के उपजाऊपन, ये सारी चीज़ें। भारत में वनस्पति और प्राणी जात, फ्लोरा एंड फौना जिसको बोलते हैं, यदि आप आसपास पर नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव विविधताओं की 8% संख्या पाई जाती है। ये अभी खोजी 8% माने 16 लाख। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले भी भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं, 8वीं में पढ़ा है, उससे पहले 9वीं में भी पढ़ा है। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। जो भी प्राणी जगत हो, या फिर प्राणी जगत माने फ्लोरा एंड फौना है, इस पर काफ़ी दबाव पड़ा है हमारे मनमानी की वजह से, हमारी असंवेदना की वजह से। क्या आप जानते हैं हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियां हैं, लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां हैं। वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 उपजातियां भारत की मूल स्थानीय हैं।
अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति समन्वयी संबंधों पर प्रचलित कहानी के बारे में पता लगाएं। ये एक काम है, करना चाहिए। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को विलुप्त होने का खतरा है। ये ध्यान रखिए। कुछ अनुमान क्या कह रहे हैं कि 10% फ्लोरा एंड फौना खत्म हो जाएगा, 20% स्तनधारी विलुप्त, फ्लोरा खत्म हो जाएगा, 20% स्तनधारी खत्म हो जाएंगे। स्तनधारी मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, वो खत्म होने का खतरा। इसमें कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर है, मतलब इंडेंजर्ड है। नाजुक माने इंडेंजर्ड, खतरे के अंदर आ गए हैं। और कुछ तो विलुप्त होना माने एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, साफे खत्म हो जाएंगे। इसमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनसिग्नियस महुआ की जंगली किस्म और हुबररिया हेप्टान्यूरोन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। तो ऐसा है कि इस चीज़ को आपको याद रखना है कि विलुप्त होने के कगार पर कौन कौन सी चीज़ आ गए हैं या बहुत डेंजर में कौन कौन आ गया है। तो चीता, गुलाबी सर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तेदार उल्लू और मधुका इग्निगियस महुआ का जंगली किस्म और हुबररिया हेप्टान्यूरोन घास की प्रजाति है जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। आज हमारा ध्यान अब क्या है ना, असलियत में एकदम रियल में कोई नहीं बता सकता कि कितना लुप्त हो चुका है, कितना बचा हुआ है। ये एक अंदाज़ा ही होता है। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों से लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है। बड़ा वाला जो दिखाई दे रहा है, छोटे प्राणियों जैसे कीट पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। कीट पौधा परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब है, क्या आप जानते हैं कि भारत में बड़े प्राणियों में स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृप की 15 जातियां और जलचरों की 3 जातियां विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। ये आप ध्यान में रखेंगे। स्तनधारी का 79, पक्षियों का 44, सरीसृप माने जो रेंग के चलते हैं वो 15 जातियाँ, स्थलचरों की जल स्थलचर माने उभयचर की 3 जातियाँ विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। लगभग 1500 पादप प्रजातियाँ भी विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। फूलदार वनस्पति और रीढ़धारी प्राणियों विलुप्त होने की प्रकृति 50 से 100 गुना ज़्यादा है। ये देखिए, फूलदार वनस्पति जिसमें फूल लगता है और रीढ़धारी जिसका रीढ़ है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, रीढ़ वाला जिसके रिब्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डेटस है, उनके लुप्त होने का जो दर है प्राकृतिक दर 50 से 100 गुना ज़्यादा है बाकी से। अब है लुप्त होते वन। भारत में जिस पैमाने पर वन की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल 80 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। आप मान के चलें तो यह देश के कुल क्षेत्रफल का 24.1% हिस्सा है। सघन वन 12.2%, खुला वन 9.4% और मैग्रोव 0.04%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार है। तो 2015 के अनुसार जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, उसके अनुसार तो 24% ही जंगल है, जिसमें मात्र 12% सघन है, 9.14% खुला वन है और 0.014% ही मैग्रोव है। और ये सघन वगैरह का माप कैसे करते हैं ना, कैनोपी के आधार पर। कैनोपी तो पत्ते का जो है ना कितना छाया, माने पत्तों का जो घनत्व है ना, ऊपर जो छत बनता है पेड़ का, उसके घनत्व के आधार पर है। तो ये कैनोपी जिसका सघन है वो सघन वन, जिसका थोड़ा थोड़ा दूर पर है वो ये वाले कौन सा वन जो अभी 9% है, खुला वन। तो इसी तरह से होता है। अनुसार वर्ष स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार 2013 में सघन क्षेत्रों में 3,775 किलोमीटर की वृद्धि हुई, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों प्रबंधन भागीदारी वृक्षारोपण से हुई है। सघन वन क्षेत्र में वृद्धि तो हुई है पर वृक्षारोपण के कारण हुई। प्रकृति वाला ने हमने काट काट के ख़त्म किया है। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणी जात और जातियों के बारे में पता लगाएं। अब आपको क्या काम है, यहाँ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो भी लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना उसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक, आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इसको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ फाउना एंड फ्लोरा एंड फाउना ऐसे करके कुछ है, तो इसका फुल फॉर्म आप देख लेंगे, वरना हम अंग्रेजी जब पढ़ाएंगे तो अब बता दिया करेंगे। तो संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ के अनुसार इसको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो बाकी की वनस्पति और प्राणी जात है उनकी प्रजातियों को। पहले है समान जातियाँ। ये वो जातियाँ हैं जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेंट्स जिसको बोलते हैं। फिर है संकटग्रस्त जातियाँ। जो संकट माने ये डेंजर्ड स्पेसीज है। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वह जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा, जैसे काला हिरन, ब्लैक बक, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है कि शेर पूंछ वाला जो बंदर है ना, इंडेंजर्ड के अंदर है। मणिपुर हिरन जिसको संगाई कहते हैं वो भी इंडेंजर्ड है। भारतीय जंगली गधा खतरे में है। फिर है वनरेबल सुभेद जातियाँ। ये वो जातियाँ हैं जिसकी संख्या घट रही है। यदि इसकी संख्या के विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली गई तो और भी इनकी संख्या घटती रहती है। यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। अभी क्या है ना, संकटग्रस्त में क्या है कि अगर इसको अब नहीं करिए तो ये चिन्ह पर पहुंचल है, धीरे धीरे घट ही रहा है। वनरेबल क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियों में होने की शुरुआत इसकी भी हो गई है कि अगर रोके नहीं तो ये संकटग्रस्त हो जाएंगे, बाद में खत्म हो जाएंगे। उसी को वनरेबल बोलते हैं। मतलब संकटग्रस्त से ठीक पहले की स्थिति को आप वनरेबल बोलते हैं, सुभेद। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये वनरेबल में पहुंच गया है, याद रखना, गंगा नदी वाला डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार के प्रजातियों के उदाहरण हैं। फिर दुर्लभ प्रजातियां। इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इसको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकता है। मैंने कहानी समाप्त हो जाएगा। इसको भी दुर्लभ माने एक तो संख्या में पहले से कम है और ऊपर से इन पर डेंजर आ गया है। स्थानिक जातियाँ, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगरों, सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। स्थानिक जातियाँ कैसे क्या क्या है, जिसको कह रहा है भैंस ना, चलिए छोड़। प्राकृतिक या प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। स्थानिक जातियां हैं ये सब। लुप्त जातियां, ये वो जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से विलुप्त हो गई है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता विलुप्त हो गया। गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये भी खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। एक फ़ोटो दिया गया है, इसमें कुछ चीज़ें दी गई है। साइकेस बिडोमी डायर, पूर्वी घाट पर पाए जाने वाला एक दुर्लभ साइकेड, ये दिया गया। कर्नाटक में पाए जाने वाले हेड्रोम्यूटस कानारियंसिस, पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में पाए जाने वाला ऑकलेंड्रा ट्रांकुलरिया गैम्बल पीओसी, जिसका उपयोग चटाई व टोकरी बनाने के लिए किया जाता है। एम्बिलिका राइबीज, कच्चे फलों वाला संकटग्रस्त लता, औषधीय लता। तो यही था, इसके फोटो में कुछ दिया। संकटग्रस्त निकोबारी मेगापोड, ये निकोबारी मेगापोड। कुछ लुप्त, दुर्लभ या संकटग्रस्त जातियाँ। एशियाई चीता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक, नाक के नीचे, नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले थे। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग विलुप्त हो चुके हैं। भारत तो अब यह जाति बहुत पहले 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दी गई थी। चीता को 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था भारत में। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात को ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? फ्लोरा एंड फौना को हानि हुआ है। वैसे कौन सी परिस्थितियाँ?
यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीव से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान किस किस लिए पहुंचाए हैं? लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन प्रक्रियाओं में वृद्धि से हुआ। रेल लाइन के स्लीपर्स के लिए, कृषि व्यवसाय के लिए, वाणिज्य वानिकी के लिए ना, कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, कमर्शियल फॉरेस्ट्री करने के लिए, कमर्शियल पेड़ उगाने के लिए जो किया गया कटाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा है। कृषि का फैलाव वन के सिकुड़ने का कारण रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी खेती, झूम खेती अथवा स्लैश एंड बर्न खेती के चलते वनों की कटाई और निम्नीकरण हुआ। क्या उपनिवेश वन नीति को दोषी माना जाए? अब उपनिवेश वन नीति को दोषी माना जाए क्या, वो देखा जाए। पहले तो उपनिवेश वन नीति है, वो पहले वो पढ़ लेंगे तब ना। हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, इनरिचमेंट, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। उदाहरण के लिए तौर पर सागवान की एकल रोपण से दक्षिण भारत की अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक, रोडोडेंड्रोन वनों का नुकसान हुआ। अब आइए आगे। बड़ी विकास परियोजनाओं में ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बड़ी विकास परियोजना ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश के 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गया। बाप रे बाप, 4 लाख हेक्टेयर। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है, जिससे कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। डोलोमाइट ना, बक्सा टाइगर रिजर्व को बर्बाद कर दिया डोलोमाइट के खनन के कारण। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों को काटकर ही की जाती है, न कि पूरे पेड़ों को पूरा काट के। वन इससे पहले वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष रहे हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि जो औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग है ना, उसकी पूर्ति के लिए वन बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है, विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। अब क्या है? हिमालय यव संकट में। हिमालय यव चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष। यव क्या है? चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टकसोल नामक रसायन निकलता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाइयाँ विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। टकसोल का जो दवाई है, वो जो चीड़ का पौधा है ना, हिमालयन यव बोलते हैं जिसको। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले 1 दशक से हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव हजारों पेड़ सूख गए। लो, पिछले 1 दशक में हजारों यव पेड़ सूख गए। शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों बांस के पौध लगाते हुए छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिला, सूखी पत्तियों को एकत्र करती हुई आदिवासी महिलाएं।
भारत में जैव विविधताओं को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल है। देखिए, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में सबसे पहले क्या, वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, फिर शिकार, फिर पर्यावरणीय प्रदूषण, फिर विषाक्तीकरण और दावानल मतलब जंगल की आग आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उसका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण का विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यह मुख्य दोषी कौन है? अत्यधिक जनसंख्या। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन का उपयोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन क्या, कहाँ से और कितना उपभोग कर रहा। कह रहा ना कि भारत का मात्र 5% लोग ही पूरे पर्यावरण का मार के रखा है, खत्म, नाश कर दिया है, सब कहानी समाप्त। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न वेटलैंड्स भूमि सूख चुकी है। ये देखिए, क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ प्राकृतिक वन रह नहीं गया है, खत्म हो गया। 1/3 जलमग्न भूमि वेटलैंड जिसको बोलते हैं सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र वाटर बॉडी प्रदूषित है और जितना भी हम लोग इस्तेमाल नदी, तालाब, झरना ये सब है ना, झील, 70% प्रदूषित हो चुका है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र विलुप्त हो चुके हैं। मैंग्रोव वन वो है जो डेल्टा के ऊपर खास करके पाया जाता है, पानियों के बीच में पाया जाता है, जड़ जिसका पानी के बीच में रहता है, समुद्र हो, तटीय समुद्र हो, उसमें खास करके इसे पाया जाता है। और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियाँ लुप्त होने के कगार पर है। अब एक क्रियाकलाप है, क्या आपने अपने आसपास में ऐसी गतिविधियां देखी है जिसमें जैव विविधता कम होती है? इस पर एक टिप्पणी लिखें। जैव विविधता कम होती है, इस पर एक टिप्पणी लिखें और इन गतिविधियों को कम करने के उपाय सुझाएं। वनों और वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। क्या है? वन्य और वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैसे जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म आदि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित है। कई समाज में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है और कई बार इनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे इन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा, बाढ़ भी गरीब तबके के लिए सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। ये देखिए, गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीव मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इसका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन के संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा तथा हमारे जीवन के जो साध्य संसाधन हैं, ये साध्य संसाधन जीवन के जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। साध्य संसाधन का मतलब इसी के ऊपर बहुत हद तक हम लोग निर्भर हैं, जल, वायु और मृदा के ऊपर। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी तक पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं।
जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। जलीय जल विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दशक में 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। कौन लोगों ने की? संरक्षकों ने, पर्यावरण संरक्षक जो लोग थे उन लोगों ने, है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशनिस्ट। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया। उनके पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। इसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी तैयार की गई। रक्षित जाति किसको किसको प्रोटेक्ट करना है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों पर कानूनी रक्षण तथा जंगली, काजीरंगा उद्यान में दिखाया गया है गैंडा और हिरन, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तो कुल मिलाकर 1972 में क्या हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसमें क्या किया गया? एक तो जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगाने की बात की गई। दूसरा, आवास जो था, उन जानवरों का आवास था, उनके संरक्षण की बात की गई और उनका व्यापार रोकने के लिए बात किया गया। तो ये बातें मुख्य थी। तत्पश्चात केंद्रीय सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान, जिसको सेंचुरी कहते हैं, वो स्थापित किया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकारों ने सेंचुरी स्थापित किया, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। वो आरक्षित क्षेत्र जो होता है, बताए, वहाँ पे मानव एक्टिविटियाँ बाधित कर दी जाती हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े हुए कुछ विशेष वन प्राणियों के रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सिंग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, कश्मीरी हिरन को क्या बोलते हैं? हंगुल। 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल वाला मगरमच्छ, लवणीय जल वाला मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, ब्लैकबक, चिंकारा, भारतीय गोडावन, जिसको बस्टर्ड बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया। ये 1972 वाले कानून में कर करके आगे संशोधन भी हुए आगे चल के इसमें। उसके बाद सारी चीज़ों को, मगरमच्छ वगैरह को जोड़ा गया। अब 1972 के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आप देख रहे हैं ना, ये बनना शुरू हुआ 1972 के प्रावधानों के अनुसार। अब है बाघ परियोजना। वन्य जीव संरक्षण तो कब आया? वन्य जीव संरक्षण 1972। और फिर वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गई है। 1972 में जब कानून लाया, बाकी चीज़ें हुई। 1973 में क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने देखा, जंगली जातियों, बहुत सारे अधिकारियों ने पाया, ऑफिसर्स ने पाया, क्या पाया? कि बाघों की संख्या 55,000 से घट के बस खत्म हो गई, 1827 रह गई है। तो 1873 में ही, 72 में तो वन जीव आ गया था, उसमें महत्वपूर्ण संसाधन बाघ भी था, बाघों की संख्या घट रही थी। तो 1973 में ही क्या किया गया? रह गई, बाघों को मारकर व्यापार के लिए बाघ परियोजना लागू कर दिया गया। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या का कम होना और जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः यह देश शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 विश्व के बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि बाघों की संख्या 1985 में 4002 से बढ़कर 1989 में 4334 हो गई। परंतु 1993 में इसकी संख्या घटकर फिर 3600 तक पहुँच गई। भारत में 32,133 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए 39 बाघ रिजर्व, याद रखना अपने यहाँ कितना है, 39 बाघ रिजर्व है। आप एक बार करंट अफेयर देख लीजिएगा, बाघ रिजर्व बढ़ा है कि नहीं। अभी तो उस समय 18-19 तक 39 बाघ रिजर्व हैं। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त प्रजाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार में जैव जाति को बचाना भी है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, जिसको कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ये नाम याद रखिएगा आपको कहाँ कहाँ क्या है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का
जी पशु विहार सेंचुरी जिसको बोलते हैं। असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। स्रोत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार 2009-10 की ये स्रोत है। अभी लेटेस्ट बढ़ गया होगा तो देख लेंगे। और जब हम लोग 20वीं सदी कहते हैं ना, 20वीं सदी, इसका मतलब होता है सन 1900 से 1 से लेके सन 2000 तक। आप 1999 मानिए या सन 2000 तक मानिए, सन 2000 तक ये है 19वीं सदी। 19 माने 19 के बाद और 2000 से पहले। 20वीं सदी माने नहीं, 20वीं सदी, 19वीं बोल रहे हैं ना। 20वीं सदी माने 1900 के बाद 2000 से पहले, ये हो गया 20वीं सदी। फिर से बोल रहे हैं, समझिएगा। 20वीं सदी का मतलब होता है 1900 के बाद और 2000 पहले, 2000 से पहले। जौन सदी बोला जाए उससे पहले आपको ले लेना है। जैसे 20वीं सदी कहा गया तो 20वीं सदी में 20 और सदी में 100, 2000 से पहले जो है 1901, ये क्या होगा, ये 20वीं सदी का होगा। 2000 से लेके 2100 तक ये होगा 21वीं सदी। क्या होता है इसको समझना है अगर तो हम समझा देते हैं। अगर कोई कहे कि पहली सदी, तो पहली सदी का क्या मतलब है, 0 से 100 सदी माने पहली सदी। तो इससे पता चल रहा है ना 0 से शुरू हो रहा है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो भी सदी कहा जाए उससे पहले का जो 100 साल होगा वही उस सदी के अंदर आएगा। पहली सदी में 0 से शुरू होकर 1 तक जाएगा। उसी तरह कोई 20वीं सदी कह रहा है तो 19 से शुरू होकर 20 तक, 200 तक जाएगा। 1900 से 1 से 200 या 1900 से 220 साधारण समझने के लिए। 21वीं सदी माने 200 से लेके 2100। समझ में आ गया, क्योंकि 0 से 1 जोड़ेंगे तब ना पहली सदी होगी। उसी तरह जितना का सदी कहा जाए उससे पहले के साल से आप ध्यान रखिएगा, जोड़ लेंगे 100 साल पहले से। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती है, बायोडाइवर्सिटी पर, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितुलियों, ये देखिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1973 में। उसके बाद एक और बना 1980 में, फिर बना 1986 में, माने इसी में संशोधन होते रहा। सैकड़ों तितुलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां शामिल पहली बार इस सूची में की गई। 1951 में पौधा, पहले क्या था, वन्य जीवन मतलब पौधे को शामिल नहीं करते थे, केवल वन जीव को शामिल कराते थे, प्राणी जात को। लेकिन 1991 में क्या हुआ है, 6 जातियां इस सूची में पहली बार रखी गई पौधों की। भारत में वन्य जीवन, पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। देखिए, भारत में वन्य जीव, पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान सब जानकारी प्राप्त करना कि कहाँ कहाँ है। घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, घड़ियाल में क्या है ना, चोंच इसका लंबा होता है। मगरमच्छ में क्या है, ये ऐसा होगा, घड़ियाल में ये है। क्या उपयुक्त समस्याओं के निदान के कारण ज्ञात कर सकते हैं। वन्य और वन्य जीवन संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीवन संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उसका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा वन विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। ये देखिए क्या लिखा है, भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव जीवन जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहले है आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। 1/3 हिस्सा रक्षित है वन है, इसको करना पड़ेगा। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अवर्गीकृत वन में व्यक्तिगत वाले वन भी आते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थानीय वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी और अन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। इमारती लकड़ी के लिए मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु
पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों के अंदर रखा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों का है, कश्मीर वाला है, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, और ये केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल और ये आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, इन सबों में आरक्षित क्षेत्र वाले वन ज़्यादा हैं। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये देखिए मैदानी इलाका, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, ये देखिए हिमाचल तो पहाड़ी इलाकों में आता है, थोड़ा सा पहाड़ी उड़ीसा में भी है, और राजस्थान के कुल वनों का आरक्षित क्षेत्र एक बड़ा हिस्सा है, डेजर्ट है यहाँ। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत, पूर्वोत्तर और गुजरात का अवर्गीकृत के अंदर तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में। अवर्गीकृत ज़्यादातर स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में रहते हैं। समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बांध रिजर्व में राजस्थान के गाँवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहाँ खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। ये देखिए सरिस्का में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अरवल जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाक व सेंचुरी घोषित कर दी, जिससे अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों के घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों के झूरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इस भाग में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और उसका आदिकाल से उसका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। देखिए छोटा संथाल में क्या है, मुंडा और संथाल छोटा नागपुर के क्षेत्र में महुआ और कदम की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम की पूजा करती हैं। इसमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को भी पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों की संरक्षित करने की अपनी पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। ये देखिए किसको किसको, झरना को पवित्र माना जाता है, पहाड़ी चोटियां और पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर में भक्तों को गिनते हैं, मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरन, चिकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं। यह बिश्नोई गाँव और बिश्नोई वही समाज है जिससे लॉरेंस बिश्नोई आते हैं। मोरों के झुंड को देख सकते हैं। जो वहाँ के समुदाय का हिस्सा है और कोई उसका नुकसान नहीं पहुँचाता। क्रियाकलाप, एक्टिविटी। आप अपने आसपास के किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखें जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण में मदद करते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों की वन कटाई रोकने में कामयाब रहा। हिमालय में चिपको आंदोलन हुआ था। अपितु यह भी दिखाया गया कि चिपको आंदोलन कब हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठे करना है। स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदायन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन के द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। तो आपको ध्यान रखना है, टिहरी में जो किसान आंदोलन हुआ किसके लिए, बीज के लिए, और नवोदायन इससे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने या रोकने के लिए। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंध। तो आपको आरक्षित और रक्षित बताए थे वन के प्रकार। तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका को महत्व को उजागर करते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त वन प्रबंधन सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, 1988 में उड़ीसा में। हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी के लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण
निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी देर है। अतः वो भी विकास क्रियाएं मान होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। अब ये है एक कोट जो भगवान बुद्ध का है या गौतम बुद्ध का है। क्या है? पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारतापूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलतापूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो ये था, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आगे कुछ सवाल है वो भी देख लेते हैं। आइए, कुछ मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न है जिसको करके हम लोग देखते हैं कितना हो पाता है। इसमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि का प्रसार इससे तो होता ही है। फिर पशुचारण और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करना, फिर बृहद स्तरीय विकास परियोजना, हाँ इससे भी हानि होती है। त्रिवौद्योगीकरण से इससे भी हानि होती है। पशुचारण से ऐसा कोई खास हानि नहीं होता लकड़ी के एकत्रित करने से, क्योंकि टहनी का इस्तेमाल होता है ना। तो इसका उत्तर ग। इसमें कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? कौन सा तरीका है जिसमें सोसाइटी भाग नहीं लेता? तो संयुक्त वन प्रबंधन, इससे पता ही चल रहा है संयुक्त तो समाज और सरकार रहेगी। बीज बचाओ आंदोलन एक तरह का सामाजिक आंदोलन था, बीज बचाओ और नवोदयान, जो कि टिहरी क्षेत्र में किसानों द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन हिमालय के क्षेत्र में किया गया था, ये भी से पता चल रहा है कि समाज का योगदान है। बीज बचाओ, फिर है वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी, तो इसी में नहीं होता, इसमें आम लोगों का प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि ज़्यादा आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, माने आम लोगों को दूर कर दिया जाता है। संरक्षित क्षेत्र के अंदर आते हैं ये सेंचुरी। निम्नलिखित प्राणियों, पौधों और उनके अस्तित्व के वर्ग को मेल करें। काला हिरन किस अस्तित्व वर्ग में रखा जाएगा? तो काला हिरन असल में संकटग्रस्त है। हम लोग शुरू में पढ़े थे ना, संकटग्रस्त, सुभेद, सामान्य, दुर्लभ, स्थानीय, तो उसी में काला हिरन क्या है? संकटग्रस्त का हिस्सा है। फिर एशियाई हाथी क्या है? ये एशियाई हाथी और डॉल्फिन जो है ये अपना वनरेबल का हिस्सा है, जिसको आप सुभेद कहते हैं। तो अंडमान जंगली सुअर, जैसे ही कोई जगह का नाम आ गया तो ध्यान रखेंगे ये स्थानिक हो जाता है। और हिमालयन भूरा भालू, और देखते हैं गुलाबी सिर वाला बत्तख तो लुप्त वाले में एक्सटिंक्ट हो गया, कहानी समाप्त हो गया। गुलाबी सिर वाला बत्तख और क्या था अपने यहाँ, एक कुछ और था, बाघ था और एक कुछ और था, ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, तो विलुप्त हो गया। तो हिमालयन भूरा भालू क्या है? ये सब दुर्लभ है, मतलब ये सभी जगह नहीं पाई जाती हैं और जो बचा है उस पर भी खतरा ही खतरा है, तो ये दुर्लभ में आएगा। चलिए एक बार अलग अलग रंगों से फिर से मिला देते हैं, आपका ध्यान में रहेगा। काला हिरन संकटग्रस्त हो जाएगा, उसके बाद एशियाई हाथी और डॉल्फिन सुभेद वनरेबल हो जाएगा। अंडमान जंगली सुअर ये स्थानिक हो जाएगा, जगह का नाम दिया है ना तो स्थानिक हो जाएगा। हिमालयन भूरा भालू जो अब हम लोग अभी से देखे ये दुर्लभ हो जाएगा, हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ। और इसके बाद गुलाबी सिर वाली बत्तख एकदम लुप्त हो गया, तो ये है, ऐसा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित का मेल करें। आरक्षित वन, आरक्षित वन किसको कहते हैं? सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन एवं अन्य वन, देखिए, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि, ये अवर्गीकृत में आएगा। अन्य जैसी हैं अन्य वन ना, वो अवर्गीकृत में आ जाएगा, बंजर भूमि और बाकी चीज़। वन्य और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्य है, तो ये जो है मूल्यवान कौन सा है? हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, रक्षित वन। वन्य भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जा सकती है, आरक्षित वन। आरक्षित सरकार और व्यक्तियों द्वारा निजी समुदायों के अधीन वन एवं अन्य बंजर जमीन, ये अवर्गीकृत वन है, बंजर जमीन बाकी सब। फिर क्या है? वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान। सर्वाधिक मूल्यवान कौन सा होता है? आरक्षित वन सबसे अधिक मूल्यवान होता है। देश के 2/3 हिस्सा, आधे से अधिक वन इसी के क्षेत्र में आते हैं। तो वन और वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान। और फिर है वन्य भूमि जो और अधिक संरक्षण से बचाई जाती है, उसको रक्षित वन कहते हैं। ये 1/3 हिस्सा इसमें आता है। तो बस यही था। निम्नलिखित का उत्तर 30 शब्दों में जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों, ये सब है। तो आप देखेंगे इसको।